Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. So in the series of Right to Information Act, in this session we are going to discuss about exemptions, partial disclosure and rejection. So RTI में डिस्क्लोजर तो है, इन्फॉर्मेशन तो शेयर करना है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट रखा गया है, कुछ डिपार्टमेंट्स को एग्जेम्प्ट रखा गया है। उसके बारे में हमें जानना वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है। क्यों जानना ज़रूरी है? जो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है और उसको हमने शेयर कर दिया तो बहुत डेंजर सिचुएशन हो जाएगा, और जो इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करना चाहिए उसको नहीं शेयर किए तो पेनल्टी प्रोविज़न अराइज हो जाएगा। इसलिए जैसे हमें एप्लीकेशन मिलता है, हम उसका फ़ी वगैरह चेक करने के बाद से हम ये देखते हैं कि वेदर दैट इंफॉर्मेशन, द सॉर्ट इंफॉर्मेशन इज़ liable to be disclosed or not, it is fit to be disclosed or not. If it is fit to be disclosed, process starts. If it comes under the exemption, we should not provide the information. So that is what we are going to learn in this session. So this is the process: receive request, login and open case file. If it is oral, then assist for the conversion, then process the request. इसमें कैसे प्रोसेस द रिक्वेस्ट में कैसे क्या करते हैं? अकाउंट फॉर द फी, स्क्रूटनाइज द स्कोप, नॉट रिलेटेड टू ट्रांसफर इट, चेक फॉर पब्लिक डोमेन, generate interim reply if required, then retrieve records, search for the records, request records, dimmed PIO, timelines, check exemption. यहाँ पर एग्जेम्पशन हमें चेक करना है, और चेक करने के बाद से हम डिसीजन लेंगे कि वेदर इट इज़ टू बी डिस्क्लोज्ड फुली और पार्शियली और टू बी रिजेक्टेड। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? जब एस्टिमेटेड कॉस्ट हमें पता चलता है तो वी विल इन्फॉर्म द अप्लीकेंट फॉर द कॉस्ट। कॉस्ट जब एक बार आ जाएगा, कॉस्ट रिट्रीव हो गया, तब अकाउंट फॉर द कॉस्ट पेड चेक कर लेना है कि सचमुच में पे हुआ है कि नहीं, और उसके बाद से प्रोसेस फॉर रिस्पॉन्डिंग, देन जनरेट रिस्पॉन्सेस, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट और कलेक्शन ऑफ सैंपल, रिलीज रिकॉर्ड्स टू सिटीजन एंड इन्फॉर्म अपील डिटेल्स। सो ये तो हो गया इंफॉर्मेशन शेयर करना है कि नहीं करना है। क्यों नहीं करना है साहब? आरटीआई तो है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन तो शेयर करना ही चाहिए। सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ एग्जेम्पशन भी है। गवर्नमेंट को इस बात का पता है कि सारे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया जा सकते। ऑल इंफॉर्मेशन to the sovereignty of India are not liable to be disclosed. Some information needs secrecy, and that has been maintained in RTI also. Let us see. So this is the chapter 2. In chapter 2, just see section 8, exemption from disclosure of information. Exemption from disclosure of information, section 8. Grounds for rejection to access in certain cases, 9. सेवरेबिलिटी मतलब अलग करने वाला, 10 एंड थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन 11. सो 8 से लेके 11 तक तो लाइन से हमें एग्जेम्पशन दिख रहे हैं। इसके अलावा भी होता है। सो ये देखिए 8 एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये पूरा डिटेल आपको मौका मिलता है तो पढ़िए, नहीं तो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये RTI एक्ट का ये एक्सट्रैक्ट है, चिंता न करें, हम आगे बता रहे हैं। ये 8 सेक्शन का ही ये सेकेंड पार्ट है। उसके बाद से ये 9th सेक्शन है, ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन, और ये 10th सेक्शन है, सेवरेबिलिटी। 11th सेक्शन है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। 24th सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। 24th सेक्शन है, एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ही एक्सक्लूड कर दिया गया है RTI से, उसके बारे में भी हमें जानना है। आइए एक एक करके जानते हैं। दिस इज exemption under the RTI Act are divided into 4 areas. 4 तरह के एरिया में बांटे गए हैं एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी इंफॉर्मेशन टू सिटीजन। किस किस के बारे में नहीं दे सकते? जहाँ पर सेक्शन 8(1) कवर कर रहा है क्या क्या? नेशनल सिक्योरिटी का इंफॉर्मेशन हो, कंटेम्प्ट ऑफ
कोर्ट का इंफॉर्मेशन हो, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का इंफॉर्मेशन हो, ट्रेड सेक्रेसी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में हो, फॉरेन गवर्नमेंट का हो, सेफ्टी ऑफ इन्फॉर्मर हो, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो, कैबिनेट पेपर्स हो, प्राइवेसी हो, इनको हमें डिस्क्लोज नहीं करना है। जो कुछ भी आरटीआई एक्ट में लिखा है उनको साइड में रखिए। अगर इंफॉर्मेशन इस किसी सब्जेक्ट पे मांगा गया है, वी आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज सच इंफॉर्मेशन, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम द आरटीआई। सेक्शन 9, कॉपीराइट इज द ओनली एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 9। सेक्शन 9 में कॉपीराइट को प्रोटेक्ट किया गया है। सो ये सेक्शन 8 के हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेशनल सिक्योरिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ट्रेड सेक्रेसी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, फॉरेन गवर्नमेंट, सेफ्टी ऑफ इन्फॉर्मर, इन्वेस्टिगेशन, कैबिनेट पेपर्स एंड प्राइवेसी, इस मैटर्स को हमें डिस्क्लोज नहीं करना है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन वाला अगर मटेरियल है उसको भी हमें डिस्क्लोज नहीं करना है। सो आइए सेक्शन 8 का 1 है और सेक्शन 8 का 2 भी है, सेक्शन 8 का 3 भी है। सेक्शन 8 1 में ए से ई तक है। सो आइए सेक्शन 1 के ए में देखते हैं क्या लिखा है। Information disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategy, scientific or economic interest of the state, relation with the foreign state or lead to incitement of an offense. सो हमारी जहाँ सोवरेनिटी की बात आती हो, जहाँ हमारी इंटेग्रिटी की बात आती हो, जहाँ पर सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात आती हो, जहाँ फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन की बात आती हो, ऐसे इंफॉर्मेशन को हमें शेयर नहीं करना है। ऐसा 8(1)A में है। नाउ 8(1)B, इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और ट्रिब्यूनल टू द डिस्क्लोजर विच मे कंस्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जिसको कोर्ट ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर रखा है, जैसे कुछ सेक्सुअल रिलेटेड केसेस होते हैं, कुछ लेडीज से रिलेटेड केस होते हैं, तो उनको प्रोहिबिट करके रखा है कि इनको पब्लिश नहीं करना है। सो वैसे इंफॉर्मेशन को भी हमें पब्लिश नहीं करना है विच मे कंस्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सी, इंफॉर्मेशन द क्लोजर ऑफ विच would cause a breach of privilege of parliament or state legislation. सो कुछ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन के कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के कैटेगरी में आते हैं, उन्हें भी हमें डिस्क्लोज नहीं करना है। 8(1)D, इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, इन सब को भी नहीं डिस्क्लोज करना है। 8(1)E, information available to a person in his her fiduciary relationship unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information. So अगर fiduciary relation में है वो भी information नहीं देना है, लेकिन अगर वहाँ पर लग रहा है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वहाँ पर है और इशू कर देने में ही भलाई है, तो वैसे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। 8(1)F, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। अगर किसी फॉरेन कंट्री से इंफॉर्मेशन कुछ रिसीव किया जाता है जो कॉन्फिडेंशियल है, उसको भी पब्लिश नहीं करना है, शेयर नहीं करना है। 8(1)G, इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड इंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन। अब क्या है, कोई पुलिस का इन्फॉर्मर है, कोई सिक्योरिटी एजेंसी का एजेंट है, उसका इन्फॉर्मेशन कोई मांग रहा है, नहीं देना है। नहीं तो क्या करेंगे, उसकी लाइफ इन डेंजर हो जाएगी, फिजिकल सेफ्टी उसकी डेंजर हो जाएगी। सो ऐसा नहीं करना है। 8(1)H, इंफॉर्मेशन विच वुड इम्पेड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर। सो जनरली ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद से तो रिलीज कर ही देते हैं। 8(1)I, कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिबरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स।
सो कैबिनेट पेपर्स कुछ स्पेशल पेपर्स हैं, इनको भी 81I में प्रोहिबिट किया गया है, एग्जम्प्ट किया गया है। 81J, information that relate to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public authority or interest or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual। किसी दूसरे का इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास पड़ा हुआ है, उसके इन्फॉर्मेशन से पब्लिक को इंटरेस्ट को ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो उसकी प्राइवेसी हम क्यों डेंजर में डालें। ऐसे भी चीज़ों को एग्जेम्पशन में डाला गया है। एग्जेम्पशन अंडर 82 में क्या है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 और एनी ऑफ द एग्जेम्पशंस। सो कह रहे हैं कि जो हमने अभी तक एग्जेम्पशन सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 में पढ़ा कि नहीं देना है, उन सबको साइड में रख दीजिए। अ पब्लिक अथॉरिटी मे अलाउ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज द हार्म टू द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। सो 8(1) में जितने भी एग्जेम्पशन है, ये अब्सोल्यूट एग्जेम्पशन नहीं है। अगर पब्लिक अथॉरिटी को लगता है कि इंफॉर्मेशन शेयर करने से ज़्यादा लाभ होता है, इंफॉर्मेशन शेयर करने से जो इंफॉर्मेशन न शेयर करना जो है, इंफॉर्मेशन न शेयर करना इंफॉर्मेशन शेयर करने से ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, वैसी स्थिति में इंफॉर्मेशन शेयर किया जा सकता है। हिंदी में इसको मैं लेकर के आया हूँ। किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित सुरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है। सो जहां पर लोक हित अधिक हो रहे हैं वहां पर डिस्क्लोज किए जा सकते हैं। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 83 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज A, C and I of the subsection 1, any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place 20 years before the date on which any request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under that section। अगर 20 ईयर पहले का कोई occurrence है और उसका इंफॉर्मेशन कोई मांग रहा है, अगर 20 ईयर पहले का इंफॉर्मेशन है और उसका कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ ACI। ए में क्या है, सोवरेनिटी का है। आई में क्या है, फॉरेन कंट्रीज के बीच का कॉन्फिडेंशियल पेपर्स है। मिलता जुलता ही सी में है। इन सब को छोड़ करके, इन सब को नहीं करना, इन सब को छोड़ करके बाकी कोई इन्फॉर्मेशन जो 20 ईयर से ज़्यादा का हो और अगर बहुत हार्म नहीं करने वाला हो तो उसको रिलीज़ किया जा सकता है। धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है 20 वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। 83 हमने डिस्कशन कर लिया ये 83 में प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू द डेट फ्रॉम विच दे शेड period of 20 years has to be computed, the decision of the central government shall be final। 20 साल किस दिन से काउंट करना है? इन दैट सिचुएशन डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी फाइनल। सो ये भी 20 ईयर के कैलकुलेशन से ही रिलेटेड है। तो एग्जेम्पशन सेक्शन 8 हो गया। सेक्शन 9 में भी कुछ एग्जेम्पशन है, सेक्शन 11 में भी कुछ एग्जेम्पशन है एंड सेक्शन 24 में भी कुछ एग्जेम्पशन है। आइए इनको भी देख लेते हैं। सेक्शन 9 में क्या है, ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन to access in certain cases without prejudice to the provisions of section 8, a CPIO or SPIO as the case may be, may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the state। So copyright का जहाँ वायलेशन हो रहा हो, सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट कॉपीराइट। सो कॉपीराइट कहाँ जहाँ वायलेशन हो रहा हो वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाएगा। सेक्शन 10 में क्या है, सेक्शन 10 में 1 और सेक्शन 10 2 है। एक्सेस में बी प्रोवाइडेड टू अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड नॉट कंटेनिंग। सो यहाँ पर क्या है, सेवरेबिलिटी है। सेवरेबिलिटी मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन तो शेयर करने लायक है, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने लायक नहीं है। तो
इसको अगर दोनों इन्फॉर्मेशन अलग अलग किए जा सकते हैं, कोई क्रिएट नहीं करना है। अगर पेज 1 में इन्फॉर्मेशन शेयर करने लायक है और पेज 2 में इन्फॉर्मेशन शेयर करने लायक नहीं है, तो ये सेवरेबिलिटी में आ जाती है, अलग हो सकता है। लेकिन अगर नॉन सेवरेबल है, दोनों मिक्स है, तो फिर नहीं करना है। Access may be provided to a part of the record not containing any information that is exempt from disclosure under this act, and that can reasonably be severed from any part that contains exempt information. So एक ही फाइल में कुछ exempted information हो और कुछ disclosable information हो, तो ऐसे में exempted information को अलग कर देंगे, सेवरेबिलिटी मतलब सेपरेट कर देंगे, और जो डिस्क्लोजेबल इंफॉर्मेशन है वो इनको डिस्क्लोज करेंगे। 10(2) में क्या है? द PIO शैल गिव ए नोटिस टू द अप्लीकेंट इन्फॉर्मिंग रीजन्स फॉर पार्शियल डिस्क्लोजर। अब जिस केस में पार्शियल डिस्क्लोजर हो रहा है, यहाँ तो कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं हो रहा है, पार्शियल डिस्क्लोजर हो रहा है, उसमें रीजन मेंशन करना है कि हम पार्शियल डिस्क्लोजर क्यों कर रहे हैं, एंड fee, name and designation of the person giving the decision and details of the appellate authority will also be mentioned. Section 11, third party information. The PIO may need to disclose information relating to or supplied by a third party that has been designated as confidential by that third party. वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उस थर्ड पार्टी के लिए कॉन्फिडेंशियल है, वैसे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है। Within 5 days of the receiving of the request, the PIO shall send a written notice to that third party and invite them to make a written or oral submission. So ऐसे केस में क्या करेंगे, 5 दिन के भीतर थर्ड पार्टी को नोटिस भेजा जाएगा, आप आकर के और जस्टिफाई कीजिए ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, ये इन्फॉर्मेशन क्यों ना शेयर किया जाए, इसको जस्टिफाई कीजिए। This submission shall be kept in mind while deciding about information disclosure, और उसके अनुसार ही डिस्क्लोज करना है। सेक्शन 24, एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, अभी तक तो हमने देखा कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं। नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। So RTI is not applicable to intelligence and security organization specified in the second schedule। इसका एक second schedule है, उस schedule में अपलोड कर दूंगा। Being organizations established by the central government or any information furnished by such organization to the government. So intelligence and security organization exempted from the RTI, provided that the information pertaining to the allegation of corruption, human right violation shall not be excluded under this. So intelligence and security organization exempted है, लेकिन अगर उनमें भी करप्शन का कोई केस आ जाए, ह्यूमन राइट वायलेशन का कोई केस आ जाए, दैट इज डिस्क्लोजेबल। और इसके बाद से सब ये प्रोवाइडेड है, ये सब प्रोविजो है, सब एक एक करके कंडीशन है। बस इसका मेन चीज़ यही ध्यान में रखना है कि कुछ एजेंसी ऐसी हैं जो एक्सक्लूड की गई हैं फ्रॉम द एम्बिट ऑफ RTI एक्ट, एक्सेप्ट करप्शन एंड ह्यूमन राइट वायलेशन, एक्सेप्ट जो यहाँ पर बीच बीच में जो देते जा रहे हैं। ठीक है, ये इसका 24 ही सेक्शन है, 24 सेक्शन का ये है। हाँ, इसमें क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 4 एक इनेबलिंग सेक्शन है। नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज दैट गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। सो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो वो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को इससे एक्सक्लूड कर सकती है RTI से। कैसे एक्सक्लूड करेगी, ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके करेगी। और जब ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके करेंगे तो एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सब रूल 4 शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। सो आपको विधानसभा में इसको पास कराना पड़ेगा, विधानसभा में आप इसको प्रेजेंट करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन, ये एजेंसी जो है, ये डिपार्टमेंट जो है, इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो इस तरीके से देयर आर सेवरल एग्जम्पशंस इन RTI ऑल्सो। सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11
and section 24. Section 8, 9, 10, 11 talks about the exemption of the particular information. But section 24 talks about the exemption of the particular department, not only the information, particular department, except corruption cases and human right violation cases. So this is all about the exemption of certain information from the out of the ambit of the RTI Act, right? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। ये दूसरा आपका यूट्यूब चैनल है SGKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। देखिए ऐसे लाइक करते हैं, ऐसे सब्सक्राइब करते हैं और ऐसे बेल का आइकन प्रेस करते हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, यहाँ पर कमेंट बॉक्स होता है, इसमें आप अपना व्यूज़ इसमें डाल सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए